हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। तो आपको पता है कि जैसे हमारा कोर्स है ये पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का जेई के लिए स्पेशल, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो टेक्निकल, आपका अगर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपका आ रहा है तो जो हमारा ये कोर्स है जो हम करने जा रहे हैं, अब इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं, ज़रा उसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस को समझ करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पहले हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस पोर्शन से कितना वेटेज आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ताकि आपका एक पिक्चर क्लियर हो जाए, एक विज़न बन जाए कि हमें किस तरीके से पूरी ये एक चढ़ाई चढ़नी है, एक माउंटेन चढ़ना है और माउंटेन पे ऊपर चढ़ के झंडा गाड़ना है, ठीक है। क्योंकि हर कोई प्रयास करता है माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। बहुत सारे लोग चढ़ते चढ़ते वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग हो, अगर प्रॉपर प्लानिंग हो और प्रॉपर डेडिकेशन हो तो ही मतलब इस तरीके की चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। तो आइए चढ़ते हैं इस माउंट एवरेस्ट पे हम भी, तो देखते हैं। तो ये है सिलेबस जेई का। कोई भी एग्ज़ाम हो जेई का, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, कोई भी हो, यूकेएसएससी हो, एसएससी जेई हो, या यूपी ट्रिपल एससी हो, या डी ट्रिपल एसबी हो, या डीएफसीसीआईएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें आपको ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये मैंने 13 सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैंने इनको ईच एंड एवरी पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। हर एक पार्ट को हम लोग सेपरेटली समझते हुए चलेंगे, उनका अपना एक रोल प्ले होता है एग्जाम में। कभी कभी आपको क्या होता है ना, जेई के एग्जाम में किसी किसी एग्जाम में आपको मेंस फेस करने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं आपको प्री निकाल कर आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं पर हमें मेंस भी फेस करना पड़ता है। तो वहाँ पर ये जो आपको डिवाइडेड स्ट्रक्चर मिलेगा, जो मेंस आप लिखने जाओगे, ठीक है, अगर आपने प्री क्लियर कर लिया तो आपको वो यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपको इसी तरीके से आपको वहाँ पर भी पैटर्न फॉलो अप करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि वो जो इनका जो एक सिस्टम है वो इसी तरीके से डिज़ाइन है, तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए समझते हैं कि पार्ट को इंडिविजुअली। तो हमारी इस जर्नी में जो होने वाली है, इसमें हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 1 से पहले और फिर हम जाएंगे पार्ट 2 की तरफ, समझते हुए एक एक करके। आइए देखते हैं। तो हम अपने इस कोर्स ड्यूरेशन में सबसे पहले हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा सॉइल मैकेनिक्स होगा, ओके। और जितने भी पानी वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, जो वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये और सर्विंग, आधा लैंड है आधा वाटर है, दोनों आपको सर्वे करने पड़ते हैं। तो ये सारे मैंने पार्ट 1 में रखे हैं और इसी तरीके का अरेंजमेंट आपको किसी भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे होता है वहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप प्री लिख रहे हो, मेंस लिख रहे हो, वहाँ इसी तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी तरीके से आते हैं। पहले या तो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो स्ट्रक्चर के ही क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपके वाटर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वाटर रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपने कोर्स ड्यूरेशन में सबसे पहले हम लोग सॉइल मैकेनिक्स खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जितना भी जेई के एक्सपेक्ट से एक इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सॉइल की प्रॉपर्टी जो होती है ना, और टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, ओके, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, जो टर्म्स होती हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। देखो, हम इस कोर्स ड्यूरेशन में जो हमारा ये सिलेबस मैंने जेई के एग्जाम में लिखा हो ना, इसमें हम लोग ज़्यादातर हमारा फोकस जो रहेगा, मेन फोकस जो हमारा रहेगा, वो 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। 2 चीज़ों पे बहुत मेन फोकस रहेगा, और वो 2 चीज़ें होंगी, नंबर 1 फॉर्मूलाज। सारे फॉर्मूलेज आपके टिप पे होने चाहिए। वो मैं सारे आपको ट्रिक्स बता दूंगा, जहाँ जहाँ ट्रिक्स लग रही है वहाँ ट्रिक्स बताऊंगा, जहाँ जहाँ कंसेप्ट से रिलेटेड होकर के फॉर्मूला डेवलप हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक बार ना पैटर्न समझ जाएंगे ना, किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव होकर के आया है, तो आपको कभी वो मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे रटने का काम खत्म हो जाएगा। जहाँ पे रटने का काम होगा वो मैं बताता हूँ। कहाँ पे रटने का काम होगा, वो होगा आपको जहाँ पर होंगी वैल्यूज़, ओके। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं जो आईएस कोड हमें बताता है, ठीक है। आईएस कोड हमें बताता है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है हमारी, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब वो कैसे याद होंगी, वो भी हम कोर्स ड्यूरेशन में देखेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है। बार बार आपको हम वो चीज़ें याद करवाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं हमारी तरफ से ही सारा एफर्ट होगा, थोड़ा आपकी तरफ से भी होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग फॉर्मूलेज और वैल्यूज़ को मतलब हमें एकदम ग्रैप्स कर लेना है, चीज़ों को अंदर एकदम बैठा लेना है अंदर एकदम, मतलब ये चीज़ें तो एकदम हमारे टिप पे होनी चाहिए। आप कोई वैल्यू पूछो, कोई फॉर्मूला पूछो, आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन, सॉइल मैकेनिक्स के बाद हम लोग आ जाएंगे इरिगेशन पे। जैसे हमें सॉइल की जानकारी हो जाएगी, उसमें वो उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो किस तरीके से बिहेव करती है, डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट पे कैसे कैसे बिहेव करती है, डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे कैसे कैसे बिहेव करती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। जब हम लोग ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे, फिर आ जाएंगे इरीगेशन पे। इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ये एक तरीके का कंबाइन हो करके कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी कभी जल निगम के एग्ज़ाम होते हैं, पेयजल निगम के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो कभी कभी जब आपको समझना पड़ेगा आप कौन सा एग्ज़ाम लिख रहे हो, आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पेयजल लिख रहे हो या जल निगम लिख रहे हो तो वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स का रोल प्ले बढ़ जाएगा, ये पार्ट 1 का रोल प्ले बढ़ जाएगा, आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू, ओके। अदरवाइज अगर आप DFCCIL लिख रहे हो, DSSS भी लिख रहे हो, ठीक है, DFCCIL होता है आपका मेट्रो के लिए होता है, ठीक है, रेलवे की एक ये ब्रांच है, उसके लिए होता है, ओके। तो वहाँ पे आपको ये जो सब्जेक्ट्स मैंने अलग से लिखे हुए हैं, हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट, ये इन सब्जेक्ट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे, ठीक है। एंड RCC का वेटेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन लेवल पे जाके समझनी होगी, पर ये तब आप समझ पाओगे जब आपको सब्जेक्ट की जानकारी होगी। जब तक आपको सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं है तो आप कंपटीशन फेस करना तो भूल ही जाइए। वो तो बात की बात है कि आप सेग्रीगेट कर रहे हो, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, पहले जानकारी तो हो, तो हम पहले आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। पार्ट 1 में हम इस तरीके से चलेंगे, पार्ट 2 में इस तरीके से चलेंगे, ओके। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है JEE के एग्जाम में, ठीक है ना। आप ये समझ लो कि सॉइल मैकेनिक्स के बाद इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है, चाहे वो कोई भी JEE का एग्ज़ाम हो। मैं कह रहा हूँ कोई भी JEE का एग्ज़ाम हो, स्टेट का, सेंट्रल का, ठीक है, या किसी भी जगह का, या यूनियन टेरिटरी का हो, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अगर देने जाओगे, या दिल्ली में देने जाओगे, DSSS भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज़ आती हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट उठ करके आता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, एकदम इन डेप्थ तक, जहाँ तक एक JEE को जानकारी होनी चाहिए, एक डिप्लोमा लेवल की जानकारी आपको होनी चाहिए, वहाँ तक की जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर सर्वेइंग, आजकल जैसे कि अब टाइम बदल रहा है, सर्वेइंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपने देखा होगा स्पेशल एक टीम रहती है सर्वेयर्स की ग्राउंड पे। अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं बता देता हूँ कि एक जैसे आप जाओगे कभी भी कहीं पर भी, तो सर्वेयर्स की एक स्पेशल टीम ही होती है, ठीक है। तो हम तो यहाँ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, वहाँ तो पूरी की पूरी टीम होती है जो सर्वे करती है। तो इस सब्जेक्ट का भी अपने आप में एक बहुत ही अपना सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ये एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है। मतलब आपको कुछ आता ना हो, सर्वेइंग सब्जेक्ट आपके अच्छा है, तो मतलब आपको मोस्टली 5 से 6 क्वेश्चन तो एग्जाम में आपके सर्वेइंग से बन जाएंगे। आफ्टर सॉइल मैकेनिक्स एंड इन्वायरमेंट, सर्वेइंग का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है, अपार्ट फ्रॉम इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से आपको उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट में, जितने आपको इन 3 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, तो इनको तो हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। ये भी कवर करे जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया है उनको किस तरीके से कवर किया जाएगा, ओके, उसको उसी तरीके से पढ़ा जाएगा हम लोग, ओके। आगे देखते हैं, आगे आता है पार्ट 2। भैया ये जो पार्ट है ये तो अपने आप में ही एक अलग स्टैंड करता है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। जब हम लोग, मैंने ये जो रखा हुआ है ना अरेंजमेंट, आप देखो इसको समझने की कोशिश करो। पहले हम मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हमने मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ ली, हमें पता है ये पेन है, दिस इज़ मेड आउट ऑफ अ प्लास्टिक, ठीक है, इसकी हमें स्ट्रेंथ पता है, ठीक है। नाउ अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना। अब देखो मटेरियल प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पेन बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, तो वो पेन बनाने के लिए इसकी डिज़ाइनिंग करी गई होगी, इसका खोखा डिज़ाइन किया होगा, इसको कैप डिज़ाइन करी गई होगी, इसका बेस डिज़ाइन किया गया होगा, इसकी निप डिज़ाइन करी गई होगी, ठीक है। वो सारी डिज़ाइनिंग RCC में करते हैं। उससे पहले कि मटेरियल कैसा है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है, इसमें अगर मैं लोड लगाऊं तो इसमें डिफॉर्मेशन कैसे होंगे, स्पेसिफिकली मटेरियल, इट्स नॉट अबाउट पेन की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मटेरियल की। मटेरियल कैसा है, मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, ओके, उसका बिहेवियर कैसा है, अगर डिफरेंट कंडीशंस में अगर हम इसको रखें तो वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ओके। उसमें अगर लोडिंग हो तो वो कैसा डिफॉर्म होगा, ठीक है, लोडिंग इन केस एयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट, ये सब चीज़ें
बेंडिंग तो इसमें भी हो रही है ना मेरे दोस्त, है ना। बेंडिंग बीम में ही थोड़ी ना होती है, बेंडिंग हर मटेरियल में बेंडिंग होती है, हर मटेरियल में शेयर फोर्स जनरेट होती है, पेपर में भी शेयर फोर्स जनरेट होती है। तो एक जनरलाइज कंसेप्ट लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर जब हमें मटेरियल की जानकारी हो जाएगी तब हम उस मटेरियल को लेकर के जाएंगे और उससे बनाएंगे स्ट्रक्चर, RCC, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, अब हम अब मटेरियल से खेलेंगे। हम दो मटेरियल लेकर के आएंगे, एक तरफ से कंक्रीट पकड़ा, एक तरफ से स्टील पकड़ा, दोनों को मिला दिया, बना दिया हमने RCC, है ना। तो इस तरीके से फिर चलेंगे। फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, बीम को एनालाइज करेंगे, सिंगली डबली, ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, अगर उसमें शेयर फोर्स आ रहा है तो शेयर रेनफोर्समेंट कैसी प्रोवाइड करनी है, नंबर ऑफ बार्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट्स कैसे हैं तो उसके हिसाब से डिज़ाइनिंग किस तरीके से होंगी, बेंड अप बार कितनी जाएंगी, डिटेलिंग, कर्टेलमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग RCC मार्केट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पहले इन सब चीज़ों को करने से पहले हम लोग एक जानकारी लेकर के आएंगे, RCC डिज़ाइन करेंगे। अब जब हमें डिज़ाइनिंग की जानकारी हो गई है तो अब हम जाएंगे स्टील स्ट्रक्चर में। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, देखो ये सब चीज़ें ना एक के बाद एक जनरेट हुई हैं। अगर आप इनको समझने की कोशिश करो, देखो RCC आया, अब RCC के मेंबर आपने देखोगे कितने बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं। आप अपने घर के ऊपर छत देखें, छत कितनी बड़ी होती है, उसमें लगी हुई बीम देखें, बीम कितनी बड़ी होती है। तो हमने पाया कि यार ये तो बहुत हैवी डेड लोड है, इसको कम करा जाए, और समय लगता है इसको बनने में, 14 दिन तो लगते हैं स्लैब कास्ट होकर के उसका जो शटरिंग वर्क होता है उसको रिमूव करने में। तो इसमें ये इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक स्ट्रक्चर को बनने में अगर वो RCC से बन रहा है तो 1 से 1.5 साल तो लगता ही लगता है आराम से, छोटा मोटा स्ट्रक्चर भी होगा तो। ठीक है, लेकिन फिर इंजीनियर्स आए, उन्होंने बोला कि नहीं अब हम लोग इसमें एडवांसमेंट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने डेवलप करा स्टील स्ट्रक्चर्स। दीज आर मोर वर्सटाइल स्ट्रक्चर्स। ओके, वर्सटाइल्स बोलने से मतलब मेरा ये है कि आप इसको मतलब कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल जो भी फैक्ट्रीज़ का निर्माण होता है वो स्टील स्ट्रक्चर से बनती हैं। क्या होता है कि इसको बहुत ईजिली हम लोग असेंबल कर सकते हैं। आप लेकर के आओ, आई बीम का सेक्शन उठा के लेकर के आओ, लगाओ, फटाफट से लगाओ, ऊपर GI सीट बिछाई, बन के तैयार हो गया स्ट्रक्चर। कितना टाइम लगता है यार, 6 महीने बन के खड़ा हो जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि अभी आजकल कोविड-19 का दौर चल ही रहा है, हॉस्पिटल्स की बहुत ज़रूरत है। चाइना ने बहुत जल्दी बनाया, हमने भी बना दिया बहुत जल्दी मुंबई में। तो इस तरीके के स्टील स्ट्रक्चर से ही हम लोग इतनी फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग जा करके। ठीक है, तो ये चीज़ समझना जरूरी है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं और डेवलपमेंट इसी तरीके से हुआ है चीज़ों का, एक के बाद एक। पहले हमने मटेरियल देखा, मटेरियल के बाद उसका एडवांसमेंट देखा, फिर उसका भी एडवांसमेंट देखा, और अब हम बात करेंगे एनालिसिस की। अब हमने बना तो लिया, अरे भैया बना तो दिया है तुमने, अब इसको एनालाइज भी तो करना है ना। एनालाइज मतलब होता है कि उसका मूल्यांकन तो करना है ना, कि ये चीज़ अगर हमने ऐसी बना दी, पेन ऐसा बना दिया तो चलेगा नहीं चलेगा। पेन की निब इधर से तो नहीं बनानी थी क्या, अगर हम पेन को थोड़ा सा और टेढ़ा बना देते, इसको ऐसा घुमा देते, तो क्या इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती पेन के लिखने से, है ना, थोड़ी इंक ज़्यादा लंबी चलती। तो ये एनालिसिस यहाँ पे होते हैं सारी चीज़ें। बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं, चीज़ों का एक कलेक्टिव व्यू बनता है, तब जाके एनालिसिस किया जाता है। लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक बहुत ही छोटा सा चंक पोर्शन होता है, मतलब एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो कि एग्जाम में आपके आता है। हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं सब्जेक्ट को। सब देखो, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, सब मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सब्जेक्ट की जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ पे। फिर आता है BMC। इसके तो कहने ही क्या है, ये तो अपने आप में ही मतलब एक कहानी है। मतलब ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, मतलब ऐसा है। जेई बनना है तो BMC तो मतलब जेई का तो मतलब ऐसे क्राउन बना देता हूँ मैं यहाँ पे। मतलब एक जेई का क्राउन होता है, मतलब इसकी जानकारी तो आपको होनी ही होनी है, चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्यों ना हो, सीमेंट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, वाटर हो, ठीक है, आपका एडमिक्सचर्स हो, कोई भी मटेरियल हो, लाइम हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, ब्रिक हो, आप कुछ भी उठा लो, डोर उठा लो, है ना, वुड उठा लो, वुड के भी बहुत कैटेगराइज होते हैं, कोई भी मटेरियल हो, एन नंबर ऑफ मटेरियल्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, अभी इस वक्त बहुत तरीके के मटेरियल और स्टिल मटेरियल डेवलप हो रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मतलब इसको मैं कहूँगा कि फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, मतलब कोई भी मटेरियल डेवलप हो जाता है कभी कभी, है ना। एरोसोल डेवलप हुआ था रिसेंटली, या लाइटेस्ट मटेरियल जिसको हम कहते हैं, है ना, एरोजेल होता है वो। ओके, तो इस तरीके के मटेरियल डेवलप होते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आपको उनकी भी जानकारी होनी चाहिए साथ के साथ। लेकिन जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल है वो तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इनको तो
इन डेप्थ डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं कहूँगा कि अबव 60% वेटेज रखता है। आप अगर मैं इसको मैं देखूँ तो मैं देखूँगा, मैं पाऊँगा कि यहाँ पे 60% से अबव वेटेज है, और मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपका 40% वेटेज है। ओके, अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा और, इसको 60% ना बोल करके इसको मैं बोल सकता हूँ 55% कह दे रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि 5% ये भी तो है भाई, 5% ये भी तो है। तो ये एक वेटेज बता दिया मैंने, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। अब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से तो वैसे सवाल कम ही आते हैं, रेलवे से और हाईवे से ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा है तो मैं आपको इसकी भी जानकारी दूंगा ही अपने इस कोर्स के दौरान। वो हम लास्ट में जाके रेलवे और हाईवे, और ये हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट हम डिस्कस करेंगे अपने इस पूरे कोर्स ड्यूरेशन में, ठीक है। तो ये मेरा सिलेबस है जेईई एग्ज़ाम के लिए, जो भी मतलब हमने जिस तरीके से क्रैक किए थे एग्ज़ाम्स अपने टाइम में, और हमारे जो फ्रेंड्स से जो इस वक्त जेईई लगे हुए हैं उन्होंने क्रैक किए थे, वो उनकी स्ट्रैटेजी यही रहती थी। इसी तरीके से हम लोग अपना वेटेज लेके चलते थे, और यही इसी तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंस अपने अपने सब्जेक्ट्स को दिया करते थे, और वही मैं आपको डिलीवर यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है कि आप यहाँ पर मेरे से जुड़ेंगे, मेरा साथ देंगे, ठीक है। हम लोग साथ मिल करके यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट एक एक करके करते चलेंगे। इन 4 महीनों में हम लोग ये सब पूरा कवर करेंगे अच्छे से डिटेल में, ताकि आपकी ये मंजिल आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।